हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने मोबाइल स्टॉक एक्वायर करके उसे 35,000 से 1,35,000 मंथली पेज व्यूज तक पहुंचा दिया। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जब मेरे पास दो प्रोजेक्ट हो गए, मोबाइल स्टॉक और टेक योरकर, तो उसके बाद मैंने वापस फ्रीलांसिंग रिस्टार्ट किया। मैं उसके पहले फाइबर पे फ्रीलांसिंग कर चुका था और वहां से अच्छा पैसा भी कमाया था, जिसके बारे में मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड किया है, जो कि अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां से देख सकते हैं। लेकिन मेरा फाइबर अकाउंट बंद होने के बाद मैंने फ्रीलांसिंग बंद कर दिया था, तो फिर वापस मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि मैंने फ्रीलांसिंग क्यों रिस्टार्ट किया और फ्रीलांसिंग में कैसे प्रोग्रेस किया। तो अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब मेरे पास दो वेबसाइट हो गई थी, मोबाइल स्टॉक, टेक योरकर, और वहां से रिवेन्यू आ ही रहा था, तो वापस मैं फ्रीलांसिंग क्यों करने लगा। तो इसका रीजन ये है कि मार्च 2021 में मैं अपने गांव से पटना शिफ्ट हो गया। मेरा ऑनलाइन करियर 2017 में स्टार्ट करने के बाद ये पहली बार था जब मैं एक सिटी में मूव हुआ था। वहाँ जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके अलावा ब्रॉडबैंड का बिल और भी कई तरह के एक्सपेंसेस आ गए। ऐसा नहीं था कि मेरे पास रिवेन्यू नहीं था या फिर ब्लॉगिंग से इनकम नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे पास उस समय दोनों प्रोजेक्ट्स को मिला के लगभग 6-7 लोगों की टीम थी और जो भी रिवेन्यू आ रहा था मैं अपने टीम को पे कर दे रहा था। टीम को पे करने के बाद मुझे ज़्यादा फंड्स नहीं बचता था जिससे कि मैं अपने पर्सनल एक्सपेंस मैनेज कर पाऊँ। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं अपनी टीम को कम कर देता या फिर खुद कुछ काम करने लगता जिससे कि मेरे पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे आ जाएं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने टीम के साथ कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि उनको हटाने का मतलब जो मेरा ग्रोथ था वो रुक जाता और उसकी जगह मैं खुद ही कुछ काम करने लगता हूं ताकि मेरा पर्सनल एक्सपेंस उससे मैनेज हो जाए और अगर कुछ फंड्स वहां से भी बचता तो उसको भी मैं बिजनेस में फर्दर इन्वेस्ट कर सकता था। तो जब मैंने फ्रीलांसिंग रिस्टार्ट करने का फैसला कर लिया तो नेक्स्ट ईयर रिक्वायरमेंट थी कि मैं क्लाइंट्स लाऊं। अब चूंकि मेरा पिछला जो एक्सपीरियंस था वो फाइबर पे अच्छा नहीं था, तो मैंने इस बार सोचा कि मैं डायरेक्ट क्लाइंट्स ही लाऊंगा। उस टाइम मैं लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन मैं ट्विटर यूज करता था जो भी लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स होते थे उनसे अपडेट रहने के लिए। तो मैं ट्विटर पे काफ़ी टेक ब्लॉगर्स को फॉलो किया करता था, तो मैंने उनको डीएम में रीच आउट करना स्टार्ट किया कि सर मैं भी पहले टेक राइटिंग करता था और मेरे अपने वेबसाइट पे करता था, जो कि मेरा टेक योरकर का आउथर पेज था, मैं वो शेयर करता था उनके साथ। तो फाइनली कुछ लोगों से बात करने के बाद मुझे एक ऑफर मिला, जो गैजेट्स टू यूज के अभिषेक भटनागर सर हैं, उन्होंने मुझे एक रोल ऑफर किया। वो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे, ब्राउजर टू यूज, तो उन्होंने कहा कि मैं उस पर ब्राउजर से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखूं। तो अराउंड मई 2021 में मैंने ब्राउजर टू यूज पे लिखना स्टार्ट किया। मैं डेली एक आर्टिकल लिखता था और फिर उसको सबमिट कर देता था। अब चूंकि मैं इतने साल से राइटिंग कर रहा था तो मेरे लिए एक आर्टिकल लिखना उतना भी कुछ टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो रहा था, मेरे पास टाइम बच जा रहा था। तो मैं सोचने लगा कि कुछ और फ्रीलांस काम लूं ताकि मैं उस बचे हुए समय को यूटिलाइज कर सकूं। तो मैंने और डायरेक्ट क्लाइंट ढूंढना शुरू किया, बट मुझे और कुछ ज़्यादा डायरेक्ट क्लाइंट्स मिले नहीं। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो फाइबर को एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मैंने एक नया फाइबर अकाउंट ऑलरेडी नवंबर 2020 में बना लिया था, लेकिन वहाँ कोई गिग नहीं डाला था। तो अराउंड 23 मई 2021 को मैंने उस अकाउंट को लॉगिन किया वापस और देखने लगा कि वहाँ पे मैं फिर कोई गिग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पे दो नए गिग बनाए, एक वर्डप्रेस के लिए और एक टेक कंटेंट राइटिंग के लिए। मैं ज़्यादा कुछ फाइबर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन गिग बनाने के अगले दिन ही मुझे पहला मैसेज आ गया। बहुत सारे लोग जो फाइबर ज्वाइन करते हैं उनका ये कंप्लेन होता है कि उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे केस में मैंने गिग बनाया और उसके अगले दिन ही मुझे मैसेज आ गया। उस क्लाइंट को एक 4-5 पेज की वर्डप्रेस वेबसाइट की रिक्वायरमेंट थी और उनका बजट अराउंड $80 था। मैंने उनको $100 कोट किया, लेकिन थोड़े बार्गेनिंग के बाद $80 पे ऑर्डर प्लेस हो गया। अब मेरे पास दो काम हो गया था, एक तो मैं आर्टिकल्स लिख ही रहा था पर डे और उसके अलावा मेरे पास एक वेबसाइट बनाने का भी ऑर्डर था। अभी मैं पहले फाइबर ऑर्डर पे काम कर ही रहा था, तब तक मुझे एक दूसरा मैसेज आया। एक क्लाइंट था जिसको अपने होम पेज पे एक वीडियो लगाना था, जिसके लिए उसका बजट सिर्फ $10 था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं $10 का एक ऑर्डर ले लेता हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा उस पर काम करना नहीं था और एटलीस्ट वहाँ से मुझे एक अच्छा रिव्यू और रेटिंग मिल जाता, जिससे कि और फ्यूचर में ज़्यादा ऑर्डर्स आते। तो मैंने वो $10 का ऑर्डर ले लिया और जिस दिन ऑर्डर आया सेम उसी डे उस वर्क को डिलीवर करके सबमिट कर दिया। फिर ऐसे ही वर्डप्रेस वेबसाइट के रिलेटेड बहुत सारे ऑर्डर्स आते रहे, लेकिन जो मेरा टेक राइटिंग का गिग था उस पे कुछ खास ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे और मैं वेट करता था कि उस पे भी मुझे कुछ मैसेज आए और उस गिग पे भी कोई ऑर्डर आए। तो फाइनली एक दिन मुझे मेरे टेक राइटिंग गिग पे एक मैसेज आया। एक कोई इंडिया का ही क्लाइंट था जिसको अपने वेबसाइट के लिए एक अबाउट अस पेज लिखवाना था। उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी जो बहुत सारे गैजेट्स बनाती थी, जिसके लिए उनको अबाउट अस पेज की रिक्वायरमेंट थी। हालांकि मैंने इसके पहले कभी वेबसाइट का कंटेंट नहीं लिखा था, लेकिन मैंने ऑर्डर को हाँ कर दिया। वो सिर्फ $10 का ऑर्डर था, इसमें मुझे 500 वर्ड के अराउंड एक अबाउट अस पेज लिखना था। मैंने उनके कंपनी के बारे में डिटेल्स ली कि वो लोग कैसे काम करते हैं,
उनकी ग्रोथ क्या रही है, और एक बहुत अच्छा अबाउट अस पेज लिखने का मैंने प्रयास किया। लगभग एक दिन में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट करके क्लाइंट को सबमिट किया। मैं ज़्यादा श्योर नहीं था कि क्लाइंट को पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन क्लाइंट ने उसे काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो मुझे लगा कि अब मैं वेबसाइट कंटेंट भी लिख सकता हूँ। अब मेरे पास डायरेक्ट काम भी था और फाइवर पे मुझे वर्डप्रेस वेबसाइट और कंटेंट राइटिंग दोनों का काम मिल रहा था। तो इतना सक्सेस मिलने के बाद मैंने सोचा कि अब अपवर्क भी ट्राई करता। इसके पहले मैंने अपवर्क जब ट्राई किया था तो वहां मैंने जॉब्स के लिए बिड किया था, लेकिन मुझे कुछ रिस्पांस नहीं आया था। तो इस बार हर जगह से पॉजिटिव न्यूज आ रही थी, तो मुझे लगा कि हो सकता है इस बार अपवर्क से भी काम मिल जाए। तो मैं फिर से वर्डप्रेस डेवलपमेंट के जो जॉब्स थे, उसके अलावा कंटेंट राइटिंग के जो जॉब्स थे, उन पे बिड करने लगा। तो फाइनली कुछ बिड करने के बाद मुझे एक क्लाइंट का रिस्पॉन्स आया। वो एक डेटा रिकवरी कंपनी के लिए काम करता था और उन्हें विंडोज, मैक ओएस, इसके अराउंड डेटा रिकवरी रिलेटेड कंटेंट चाहिए था। मैंने पहले डेटा रिकवरी का कोई कंटेंट नहीं लिखा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, हो सकता है मैं वैसा कंटेंट लिख सकूं। तो मैंने उस क्लाइंट के लिए भी आर्टिकल्स लिखे और मैं धीरे धीरे डेटा रिकवरी कंटेंट भी अच्छे से लिखने लगा। और मैं फ्रीलांसिंग तो कर ही रहा था, जो मेरे पास डायरेक्ट काम था या फिर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से जो काम मिल रहा था, साथ ही साथ मैं अपना बिजनेस भी मैनेज कर रहा था। मेरा जो यॉर्कर मीडिया है, जिसमें उस टाइम मेरे पास 2 वेबसाइट्स थी और 6-7 लोगों की टीम थी, मैं उनको सक्सेसफुली मैनेज कर रहा था और साथ में फ्रीलांस कर रहा था, जहां से मुझे फंड्स आने लगे, जिससे कि मेरा पर्सनल एक्सपेंस मैनेज हो जा रहा था। अब मेरे पास इतना सारा काम था, इनको करने के लिए सुबह जैसे ही मैं काम स्टार्ट करता था तब से लेके देर रात तक काम करते रहता था। शुरू में मुझे लगता था कि मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे मैं यूज्ड टू हो गया और ऐसे ही काम करते रहा। अगस्त के लास्ट वीक तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसी टाइम मेरे फैमिली में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, जिससे कि अगले 2 महीने तक मैं काम अच्छे से नहीं कर पाया। उसके बाद जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हुई, मैं वापस काम करने लगा। मैं ऐसे ही नवंबर 2021 तक काम करते रहा, लेकिन इतना सारा काम करने के बाद मुझे बर्नआउट जैसी सिचुएशन फील होने लगी। जब मुझे कुछ नए काम का ऑर्डर मिलता था तो मुझे अच्छा फील नहीं होता था। एक टाइम ऐसा आया जब मैं सामने से क्लाइंट्स को ना बोलने लगा। मुझे क्लाइंट्स बोलते थे कि इतने डॉलर का एक ऑर्डर है, आपको इतना वर्ड लिखना है, लेकिन मैं उन्हें ना बोल देता था। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि मुझे फाइवर पे अनअवेलेबल मोड लगाना पड़ा। मैंने अक्सर देखा है कि फ्रीलांसर एक बार में बहुत सारा काम दे लेते हैं, जिसको वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और फिर जल्द ही बर्नआउट वाला सिचुएशन हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो मेरे इस एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं कि एक बार में उतना ही काम लें जिसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, वरना आप भी सिमिलर सिचुएशन में चले जाएंगे और उसके बाद जो ऑर्डर्स आपको मिलने होंगे, जो हाई पेइंग क्लाइंट्स आपको काम दे रहे होंगे, उनका काम भी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मुझे बर्नआउट सिचुएशन से बाहर आने में लगभग 5 महीने लग गए। मार्च 2022 तक मैं कोई भी फ्रीलांस वर्क नहीं ले पाया और उसके बाद अप्रैल 2022 में ही मैं वापस फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर पाया। आगे आने वाली किसी वीडियो में मैं उसके बाद की फ्रीलांसिंग जर्नी को कंटिन्यू करूंगा। अभी के लिए जो भी मैंने फ्रीलांसिंग करके और ब्लॉगिंग करके पैसा कमाया था, उस टाइम इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी बात हो रही थी। सभी लोग स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे और मैं भी इंटरनेट पे था, तो इन सब चीज़ों के बारे में सुनता रहता था। तो मैंने भी अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट किया। तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया और उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस था। तो अगर आप वो जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मैं जल्द ही वो वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रीलांसर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।